नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज के उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज का पहला सेक्शनल टेस्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पहला टेस्ट है इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से किस सिलसिले के अनुसार, ये 4 सिलसिले आपको दे रखे थे, यहाँ पर इनमें से किसके अनुसार एक सूफी में संपत्ति, ज्ञान और हल, ये तीनों गुण होने चाहिए। विच अ सूफी शुड पजेस द 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हल। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सोहरावर्दी सिलसिला। देखिए, आप लोग जो लोग बिल्कुल फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। सोहरावर्दी सिलसिला के अनुसार एक सूफी में, है ना, एक सूफी सेंट, आपको पता होगा, तो सूफी सेंट जो होते हैं उनमें संपत्ति, ज्ञान और हल, ये तीनों गुण होने चाहिए ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका वो हेल्प कर सकें या उनको सर्व कर सकें, टू हेल्प और टू सर्व द पुअर, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस सूफी ने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की थी? नक्शबंदी सिलसिला हैड बीन फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी? तो 4 नाम यहाँ पर लिखे हैं, शेख बाकी बिल्लाल, शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया। फ्रेंड्स, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की गई थी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा, ठीक है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। सी जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रामानंद के अनुयायियों में या रामानंद के अनुयायियों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फॉलोअर्स ऑफ रामानंद। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रैदास, साधना, नरहरि और पीपा। तो इन चारों ऑप्शन में फ्रेंड जो चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पीपा जो कि एक राजपूत प्रिंस थे, राजपूत कुमार थे, और आप कह सकते हैं राजकुमार थे, रामानंद के फॉलोअर थे। और रैदास ये गलत क्यों है? क्योंकि रैदास जो थे वो एक कोबलर थे, मोची थे। साधना एक आप कह सकते हैं बुशर या कसाई थे। नरहरि आपके गोल्ड स्मिथ या सुनार थे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपस में मर्ज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। रैदास जो थे वो कोबलर थे, साधना थे वो आपके बुशर थे या कसाई आप कह सकते हैं, और जो नरहरि थे ये आपके गोल्ड स्मिथ थे। इन तीनों लोग के अलावा कुछ और भी फॉलोअर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कबीर की बात करें, ही वॉज वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ द रामानंद एंड ही वॉज नथिंग बट अ वीवर, है ना। एक जुलाहा थे, कबीर एक जुलाहा थे। तो कबीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी रामानंद के अनुयायियों में से एक हैं। उसके बाद इसी में एक नाम आता है धना का, ठीक है, या कभी धन्ना भी लिखा होता है। तो धन्ना क्या थे? ही वॉज अ फार्मर, किसान थे ये। और उसके बाद एक आता है आपका सेना। तो सेना क्या थे? ही वॉज अ बार्बर, ठीक है। तो सेना बार्बर थे, बार्बर मतलब नाई। धन्ना आपके फार्मर थे, किसान थे। कबीर आपके जुलाहा थे या वीवर थे। रैदास ये मोची थे। साधना ये आपके कसाई थे। और नरहरि ये आपके सुनार थे, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पीपा, जो कि एक राजपूत राजकुमार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना शंकराचार्य जी ने नहीं की थी? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में गलत पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, तो स्पेशली उस पर आपको फोकस करना है। तो उपदेश शास्त्री ये थे, विवेक चूड़ामणि ये भी इनकी रचना थी, उपदेश शास्त्री भी इनकी रचना थी, और भज गोविंदम स्तोत्र ये तीनों ही आपकी शंकराचार्य जी की रचना थी। लेकिन जो वेदांत दीप लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये रामानुज है ना, या रामानुजा की रचना है, रामानुजा। तो वेदांत दीप रामानुजा की हो जाएगी। बाकी उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि, भज गोविंद स्तोत्रम या भज गोविंदम स्तोत्र ये आपकी तीनों ही रचना शंकराचार्य जी की थी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी, वेदांत दीप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने सानक संप्रदाय की स्थापना की थी? तो सानक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क ने की थी। आई होप आप सभी को पता होगा। निम्बार्क आप देखिए 2 ऑप्शन में, बी और डी, तो ये तो दोनों गए, ए और सी। अब
अगला क्वेश्चन इसी में है कि निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ शिवाजी। स्पिरिचुअल गाइड कौन थे, तो वो आपके थे रामदास। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1608 में हुआ था और ये शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक या फिर स्पिरिचुअल गाइड थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी निम्बार्क और रामदास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। सिख गुरु अंगद जी के बारे में तथ्यों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। आपको ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सिख गुरु अंगद जी, इनका असली नाम भाई लहना था, बिल्कुल सही जवाब है। हिज रियल नेम वाज भाई लहना। अगला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्डाइज और पॉपुलराइज द गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा लिखा हुआ है कि उन्होंने हिंदू समाज की सती प्रथा के खिलाफ प्रचार किया। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट रिलेटेड है गुरु अमरदास से। ध्यान रखिएगा, अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास से रिलेटेड है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, गलत का ही आपको चयन करना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मल्ल अखाड़े की परंपरा शुरू की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ मल्ल अखाड़ा फॉर द फिजिकल एंड एज वेल एज द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, राइट। तो इसमें ए, बी और डी तीनों सही हैं, सी वाला गलत है, इसलिए वही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे आदि ग्रंथ अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो 7वें का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उनको कंपाइल किया था। ध्यान रखिएगा, कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब वाज डन बाय गुरु अर्जुन देव। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा स्थल रंगपुर कहाँ अवस्थित है। तो रंगपुर आपका गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और हड़प्पा स्थल बनावली कहाँ पर है, तो ये आपके हिसार जिला या हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8वें का क्या आंसर होगा करेक्ट, डी। जो आपका रंगपुर है ये आपका गुजरात के काठियावाड़ जिले में है और बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो धौलावीरा भोगवा नदी और रोपड़ लूनी नदी, लोथल सतलुज नदी, ये तीनों ही गलत है। सुतका गेंडोर दाश्क रिवर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सुतका गेंडोर दाश्क रिवर के तट पर स्थित है, बैंक पर स्थित है। तो इन तीनों में सही क्या होगा, तो फ्रेंड्स रोपण, ध्यान रखिएगा, रोपण आपका सतलुज रिवर के किनारे है, ठीक है। रोपण कहाँ है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर, राइट। सतलुज विच इज नथिंग बट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो कि सिंध नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, मतलब भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। और धौलावीरा कहाँ पर है, ये आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सुतका गेंदोर दाश्क रिवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने सोतकाह स्थल का उत्खनन किया था। तो सोतकाह स्थल का उत्खनन जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। आप देखिए जॉर्ज डेल्स दो जगह पे दिखाई दे रहा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन चले गए। अब अगला इसी में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आलमगीरपुर स्थल का उत्खनन किया। तो आलमगीरपुर स्थल का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने आलमगीरपुर स्थल का उत्खनन किया था, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, जॉर्ज डेल्स और यज्ञदत्त शर्मा। आपसे पूछा जा रहा था कि ये एक्सकवेशन साइट्स हैं सोतकाह और आलमगीरपुर, इनका एक्सकवेशन किसने किया था या किसके द्वारा करवाया गया था। तो सोतकाह का जो एक्सकवेशन था इट इज डन बाय जॉर्ज डेल्स एंड आलमगीरपुर का जो एक्सकवेशन था ये आपका यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का देखिए चयन करना है, ठीक है। तो कभी भी गलत या नहीं आए तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लिया करो, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो गलत विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा है कि पाली भाषा में लिखित दशरथ जातक एक बौद्ध संस्करण है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। देयर इज अ बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ दशरथ जातक रिटन इन पाली लैंग्वेज। अगला स्टेटमेंट इसमें है कि तमिल भाषा में इर्मवतारम को कम्बन द्वारा लिखा गया, यह भी बिल्कुल सही है। प्राकृत भाषा में लिखित विमलासुरी का पौमचारी एक बौद्ध संस्करण है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि विमलासुरी का जो पौमचारी है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है और ये एक जैन संस्करण है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये एक जैन संस्करण है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपसे गलत ही पूछा गया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, राइट।
अगला स्टेटमेंट है, ये आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा में रामचरितमानस को तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो रामचरितमानस को हिंदी लैंग्वेज में किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाप्रास्थ का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो टोटल 4 आश्रम है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाप्रस्थ और संन्यास। ये टोटल 4 आश्रम है। और इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन छंदोग्य उपनिषद ये आपका वर्णित करता है प्रथम 3 आश्रमों को। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनाप्रस्थ। राइट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि स्मॉलेस्ट उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट उपनिषद कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, स्मॉलेस्ट उपनिषद कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि पुरुष सूक्त मंत्र जिसमें समाज को 4 स्तरों में विभाजित किया गया, 4-fold डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, जो कि पुरुष सूक्त में मिलती है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल से संबंधित है? तो 7वां, 8वां, 9वां या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है कि जो पुरुष सूक्त है ना, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से एसोसिएटेड है। ध्यान रखिएगा, जो 10th मंडल है उससे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। राइट। और जो पुरुष सूक्त है, इसमें जो 4-fold डिवीजन किया गया है सोसाइटी का, उसमें क्या क्या आता है? तो ऑक्यूपेशन के आधार पर ये 4-fold डिवीजन किया गया था, है ना, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4-fold डिवीजन था। और ये आपका पुरुष सूक्त में मेंशन है। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि त्रिमूर्ति का सिद्धांत मैत्रेयानी उपनिषद, है ना, मतलब त्रिमूर्ति का जो सिद्धांत है ये आपका मैत्रेयानी उपनिषद से संबंधित है या उसमें दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भीषण बाढ़ का उल्लेख, तो ये आपका पहले भी आ चुका है एग्जाम में, ये आपका शतपथ ब्राह्मण से रिलेटेड है। और क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर प्रभुत्व, तो ये आपका अत्रेय ब्राह्मण से रिलेटेड है। तो बाद की जो 2 स्टेटमेंट हैं दे आर इनवर्सली रिटन। अगर ध्यान से आप देखें तो भीषण बाढ़ का उल्लेख जो है ये आपका किससे एसोसिएटेड है? शतपथ ब्राह्मण से। और जो क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर प्रभुत्व है ये आपका अत्रेय ब्राह्मण से एसोसिएटेड है। तो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको सही विकल्प का ही चयन करना था, तो इसका जवाब जाएगा ए, केवल 1। राइट। उसके बाद फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर वैदिक काल के लोग कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे, है ना। तो टोटल 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसका जवाब है ये। और कौन कौन सा मतलब टाइप होता था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PGW, मतलब पेंटेड ग्रेवेयर। उसके बाद आपका BRW, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर। और तीसरा था आपका BSW, मतलब ब्लैक स्लिप्ड वेयर। ब्लैक स्लिप्ड वेयर को आप कह सकते हैं कि काले मतलब धारीदार जो बर्तन होते थे, काले कलर के धारीदार बर्तन, तो ब्लैक स्लिप्ड वेयर हो गए। और उसके बाद जो चौथा टाइप था वो था आपका रेड वेयर। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो कहीं पर भी पेंटेड ब्लैक ग्रे वेयर ये वर्ड अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर वाज नॉट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो वो कौन सा वेयर हो जाएगा? पेंटेड ब्लैक ग्रे वेयर। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? C, 4 और चित्रित काले स्लेटी बर्तन, है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं 4 प्रकार आपको। एक तो आपका PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। उसके बाद आपका BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। फिर आपका ब्लैक स्लिप्ड वेयर। और लास्ट है आपका रेड वेयर, है ना। मतलब पेंटेड ब्लैक ग्रे वेयर ये नहीं यूज होता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके 4 टाइप यूज होते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द और उनके अर्थ, है ना। तो गव्युति, जुते हुए खेत, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गव्युति का मतलब होता था दूरी की माप, ध्यान रखिएगा। ठीक है। विष जो है ये वंश या सामान्य रूप से लोगों से संबंधित था, तो मतलब विष यूज किया जाता था। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सही विकल्प का ही चयन करना था। तो आगे आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, कब? जब एग्जाम में आप हों, है ना। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए। जो गण है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये आपकी वंशावली को डिनोट करता था। और जो क्षेत्र है ये आपके जुते हुए खेत से रिलेटेड था, है ना। तो खेत का जो तत्सम है वो क्या होता है? खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। तो आप ऐसे भी इसको गेस कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विष, वंश या सामान्य रूप से लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद के 11वें मंडल के सभी मंत्र किस देवता से संबंधित है?
तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो हमें पता है कि ऋग्वेद का जो 11वां मंडल है उसमें सभी मंत्र सोम देवता से रिलेटेड हैं। अब सोम देवता देखिए 2 ऑप्शन में है। अब है अगला, इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि सावित्री देवी या फिर सोलर गॉडेस आप कह सकते हैं, जिनसे ऋग्वेद के डैश मंडल का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबंधित है। तो तीसरा मंडल याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, उसमें आपका उससे एसोसिएटेड है आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आई होप आप सभी को याद होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, है ना। तो ये आपका जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से रिलेटेड है और 11वें मंडल में केवल और केवल सोम देवता का ही वर्णन मिलता है हर मंत्र में। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी, सोम देवता और तीसरा मंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कुत्ते को मानव के नीचे दफनाने का साक्ष्य प्राप्त किया गया था? तो रोपण में आप कह सकते हैं कि ये कुत्ते को मानव के नीचे दफनाया गया था और इसके साक्ष्य रोपण से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि रोपण आपका किस नदी के किनारे स्थित है। रोपण आपका किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। रोपण किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और आलमगीरपुर, इसका उत्खनन किसने करवाया था या इसका एक्सकवेशन किसके द्वारा करवाया गया था? ये दोनों आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एग्जाम के लिए, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह नहीं बताया था कि हड़प्पा के पतन का कारण नदी मार्ग में परिवर्तन था? मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैड नॉट सेड द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा वाज द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर। तो ध्यान रखिएगा, कार कैनेडी या KAR कैनेडी के नाम से आप याद रख लें या कार कैनेडी के नाम से याद रख लें, इन्होंने ये रीजन नहीं दिया था हड़प्पा के डिक्लाइन का। कौन सा रीजन? चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, है ना, नदी के मार्ग में परिवर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं? टोटल 16 महाजनपद थे। तो एक तरफ से उनमें से कुछ महाजनपद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे एसोसिएटेड किंग लिखे हुए हैं, राजा लिखे हुए हैं। तो चेदी जो महाजनपद थे उनके राजा कौन थे? तो उनके राजा थे शिशुपाल। वत्स, आपके वत्स जो महाजनपद था उसके राजा थे उडयन। और आपसे सही विकल्प ही पूछा था, तो देखिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बाकी सारे गलत लिखे हैं क्योंकि चेदी ये आपके एसोसिएटेड हैं शिशुपाल, मतलब इस महाजनपद से एसोसिएटेड हैं शिशुपाल। अवंती और गांधार, तो गांधार से एसोसिएटेड है पुष्कर सरीन और अवंती से एसोसिएटेड है प्रद्योत। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। चेदी महाजनपद के राजा हैं शिशुपाल, वत्स के राजा हैं उडयन, अवंती के राजा हैं प्रद्योत और गांधार के राजा हैं पुष्कर सरीन। राइट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, वत्स उडयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से रिलेटेड गलत वर्ड आपको ढूंढना है इसमें से। तो पहला, इसकी स्थापना 1905 में, बिल्कुल सही है, और इसकी स्थापना GK गोखले ने की थी, ये भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। ध्यान रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना GK गोखले के द्वारा 1905 में बॉम्बे में की गई थी, पुणे में नहीं की गई थी। तो इसमें 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन इसमें दे रखा है 2 ओनली, ये गलत लिखा हुआ है। राइट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसकी स्थापना 1868 में की गई। गलत क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो यहां पर पेरिस लिखा हुआ है और यहां पे मदन मोहन मालवीय लिखा गया, मतलब तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर से बता दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रनडे, बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये BR अम्बेडकर ने स्थापना की थी इसकी, ये भी सही है। और यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है और गलत का ही चयन करना था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गलत विकल्प का ही आपको चयन करना है।
देव समाज के बारे में। देव समाज के बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में की गई थी। दोनों स्टेटमेंट दूसरे तीसरे सही हैं, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1887 में, ध्यान रखिएगा 1887 में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और गलत का ही चयन करना था, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, राइट। देव समाज की स्थापना पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में 1887 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। 1885 ईस्वी में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया की पॉलिटी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की भी स्थापना 1885 में ही की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है इसी में कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन के दौरान शामिल नहीं हुआ था, मतलब फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं था? तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों लोग फाउंडिंग मेंबर थे। जीके देवधर इससे एसोसिएटेड नहीं थे, फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1885 और जीके देवधर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में विषम विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए पहला इसमें ऑप्शन लिखा है सेवा समिति 19th सेंचुरी कलकत्ता। अगला है यहां पर कि आत्मीय सभा 19th सेंचुरी कलकत्ता और तत्वबोधनी सभा 19th सेंचुरी कलकत्ता, धर्म सभा। तो ध्यान रखिएगा आत्मीय, तत्वबोधनी और धर्म ये तीनों ही 19th सेंचुरी में स्टेब्लिश किए गए थे कलकत्ता में। लेकिन जो सेवा समिति थी, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 20th सेंचुरी में हुई थी, 1914 में इलाहाबाद में। ठीक है, 1914 में इलाहाबाद में, 20th सेंचुरी हम इसे कहेंगे, ना कि 19th सेंचुरी। और कलकत्ता नहीं होगा, क्या होगा? इलाहाबाद। तो गलत या विषम विकल्प का आपको चयन करना था, तो सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या 1928 में की गई थी। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1582 के बाद अकबर द्वारा पूरा किया गया था? तो जजिया कर का उन्मूलन ये हुआ था आपका 1564 में। राजधानी को लाहौर स्थानांतरित करना ये आपका हुआ था 1585 में, और आपसे यही पूछा गया 82 के बाद, तो 85 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। तो जजिया कर मैंने बताया 1564, ये आपका है 1585। मजहर की घोषणा ये हुई थी 1579 में, और दीने इलाही इसकी स्थापना हुई थी 1582 में। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजधानी को लाहौर स्थानांतरित करना, कैपिटल मूव्ड टू लाहौर, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अकबर ने सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया था? और दो क्वेश्चन है कि बीघा ए इलाही की शुरुआत कब की गई थी? तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, आप कह सकते हैं 1588 में, सॉरी 1591 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1591 में। और बीघा ए इलाही या फिर इसी को गज ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बीघा ए इलाही या गज ए इलाही इसकी शुरुआत की गई थी 1588 में। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1591 और 1588। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो सालबाई की संधि आप देख सकते हैं 1782 में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये डेट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डेट्स पूछ ले जाते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे दिया जाता है। और हाल ही में जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखेंगे कि सचिवालय समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे, मोस्ट आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाले आए थे, कि आपको ये 4 दे दिया जाएगा और आपको क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी। तो यूपीपीएससी ने ही वो एग्ज़ाम लिया था, तो ध्यान रखिएगा यूकेपीएससी भी उसी पैटर्न पर पूछ सकता है क्वेश्चंस को। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस युद्ध के दौरान बसिन की संधि और राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो फ्रेंड जो बसिन की संधि थी या राजपुर घाट की संधि थी, तो बसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और राजपुर घाट की जो संधि थी ये भी आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही साइन की गई थी। डेट क्या है? तो बसिन की संधि आपकी 1802 में साइन हुई थी बसिन की संधि,
और राजपुर घाट की संधि ये आपकी 1806 में साइन की गई थी, ध्यान रखिएगा 1806 में। बसिन की 1802 और राजपुर घाट की 1806। और ये टाइमलाइन कब का है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और या लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सौवरान की लड़ाई 1846, ये पहला ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि लाहौर की जो संधि थी वो सौवरान की लड़ाई के दौरान साइन की गई थी 1846 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था? तो बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में हराया था, जो कि 1529 में लड़ी गई थी। ठीक है, बाबर हैड डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो चौसा का युद्ध, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, बिल्कुल सही है। जो चौसा का युद्ध है फ्रेंड्स ये 1539 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के ठीक एक साल बाद 1540 में कन्नौज का एक दूसरा युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और इसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो गलत विकल्प का चयन करना था आपको, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ना कि हुमायूं ने शेर शाह को। उसके बाद फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध ये आपका 1576 में हुआ था, और अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। और प्लासी का जो युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, ये आप सभी को पता है कब हुआ था, 1757, और इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। सही विकल्प का आपको चयन करना था। राजवंश एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके संस्थापक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कदम्ब राजवंश, इसके संस्थापक नन्नुक लिखा हुआ है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो कदम्ब राजवंश है इसके संस्थापक का नाम था मयूर शर्मन, याद रखिएगा। उसके बाद जो कारकोट राजवंश है इसके संस्थापक थे आपके दुर्लभवर्धन। उत्पल राजवंश, ये वाला स्टेटमेंट सही मैच है, अवंती वर्मन के द्वारा यह स्थापित किया गया था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्पल राजवंश, अवंती वर्मन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्थब्रुक, और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दारुल उलूम आंदोलन 1857, ये 67 ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका 1868 होना चाहिए था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 ये आपका करेक्ट है, और सही विकल्प का ये आपको चयन करना था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन 1875। उसके बाद सी और डी में क्या गलती है? तो फरेजी आंदोलन ये आपका 1819 में हुआ था, और जो तायूनी आंदोलन था ये आपका 1839 में हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा विकल्प वायसराय लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल से संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल विवाद, ध्यान रखिएगा, यह आपका 1883 से 84 के बीच में हुआ था। 83 से 84 के बीच में किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पर, ना कि लिट्टन के टाइम पर। और बाकी राजकीय उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये तीनों ही आपके लिट्टन की कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये आपका रिपन से रिलेटेड है, ना कि लिट्टन से। और इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो 83 से 84 के बीच में। उसके बाद जो रॉयल टाइटल्स एक्ट है ये आपका 1876 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आपका 1878 में आया था, और आर्म्स एक्ट भी आपका 1878 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना था। तो यहां पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, ये आपका 1902 लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान रखिएगा। सॉरी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये आपका 1903 लिखा हुआ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये आपका 1904 में आया था, तो बी ऑप्शन यहां पर गलत है, तो यही इसका सही जवाब। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि इनमें से कौन सा विकल्प डफरिन के शासनकाल से संबंधित है? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल से संबंधित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में डफरिन के टाइम पर हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कारखाना अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम और डूरंड आयोग। कारखाना अधिनियम आपका 1891 से रिलेटेड है। भारतीय परिषद अधिनियम ये आपका 1892 में इस्टेब्लिश किया गया था। डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुई थी, और ये तीनों ही लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है,
सही जवाब हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय स्टैब्लिश किए गए थे? हाई कोर्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये आपका लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, गलत विकल्प का आपको चयन करना था। तो पिट्स इंडिया एक्ट, रोहिला वॉर, सालभाई की संधि। देखिए यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश में पढ़िए, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, गलत की जगह ये सही होगा, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। रोहिला वॉर या सालभाई की संधि या फिर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, इन सब का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ये सारे ही चीज़ें हुई थी। तो डी ऑप्शन देखिए गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इसमें केवल सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि आपको सही विकल्प का ही चयन करना था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई लड़ी गई थी? खुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जॉन शोर के टाइम पर 1795 में निजाम और मराठों के बीच में ये वॉर लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, 1795 में सर जॉन शोर के टाइमलाइन में, राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विकल्प गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल से संबंधित है? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल से रिलेटेड है आपका रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, क्योंकि ये हुई थी आपकी 1809 में, ध्यान रखिएगा 1809 में लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। बाकी सगौली की जो संधि थी ये आपकी 1816 में हुई थी, ये आपकी हुई थी हेस्टिंग्स के टाइम पर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना और सिंधिया के साथ जो संधि हुई थी, ये तीनों ही घटनाएं हेस्टिंग्स के टाइम पर हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी जो सगौली की संधि थी ये 16 में हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 18 में हुई थी, और सिंधिया की जो संधि थी वो 1817 में हुई थी, और ये तीनों ही घटना हेस्टिंग्स के टाइम पर हुई थी। आपसे पूछा गया है लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो इसके टाइम पर रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का गठन 1817 में किया गया, गलत है, क्यों? क्योंकि 1917 लिखा है, ये गलत है, 1916 होना चाहिए। जो होम रूल लीग था ये आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में चलाया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना ये आपकी 1916 में हुई थी, 17 गलत हो गया। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत ये भी आपका 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू की जो अगस्त घोषणा थी, है ना, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेग्यू, ये आपका 1917 में हुआ था। सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, सही विकल्प का आपको चयन करना है। सोम प्रकाश समाचार पत्र ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। राष्ट्र गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी का था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का ही था। तीसरा विकल्प एकदम सही दिया हुआ है, सी ऑप्शन, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। बाकी इंडियन मिरर ये आपका देवेंद्र नाथ टैगोर का था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन 1908 में आयोजित किया गया, और आपसे पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत विकल्प का ही चयन करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड जो आपका फकीर विद्रोह है इसके मुख्य नेता मजनू शाह थे, ये सही लिखा हुआ है। चुआर विद्रोह के मुख्य नेता देखिए ये थे आपके जगन्नाथ, तो चुआर विद्रोह के मुख्य नेता जगन्नाथ थे। रामोसी विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो आपके चितर सिंह थे, और पागलपंथी विद्रोह के जो मुख्य नेता थे आपके टीपू शाह थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान इनमें से किस शिष्टमंडल का गठन किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डेलीगेशन वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन? तो इसमें आप कह सकते हैं रॉबर्ट्स डेलीगेशन। जो रॉबर्ट्स डेलीगेशन था ये 1892 में काबुल भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वीडियो। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको जो टेस्ट सीरीज है कैसी लगी। वन ऑफ द आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसमें कवर्ड किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।